गुड मॉर्निंग गाइस। मेरा नाम हिमेश शान है। मेरा गोल है यूपीएससी 2027 एंड हमने लास्ट टाइम सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है ना, उसको ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की थ्योरी बोलता है। उसको उसका इंट्रोडक्शन किया था, है ना। अब हम लोग आज इसके फैक्टर्स से कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये सब लोग कल तो किए थे ना, माइग्रेशन, एक इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन दूसरे पॉपुलेशन में जाता है। अगर उन पॉपुलेशन के बीच में पहले कोई ज्यादा माइग्रेशन नहीं हुआ हुआ है, तो फिर इसका मतलब तब क्या होगा? एक न्यू जेनेटिक जो जीन में भी एक पॉपुलेशन में ना होगी, वो ये दूसरा बंदा जब दूसरी पॉपुलेशन से आया है, तो वो जीन लेके आ जाएगा अपने साथ। हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल कल दिया था, जैसे कि कच्छर हो गए, राइट। जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये सब ये लोग पढ़ाएंगे आगे। अब देखो, हम लोग शुरू करते हैं। फैक्टर्स दैट प्रोड्यूस एंड रिप्रोड्यूस द वेरिएशंस, है ना। वेरिएशन आते हैं, है ना। जब लाइक नया बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा एकदम एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स नहीं दिखेगा, हाँ, थोड़ा डिफरेंट होगा वो अपने पेरेंट्स से। क्यों? क्योंकि भाई एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं आता है। ठीक है, देखो, अगर एक बच्चा है तो उसके पास 50% डीएनए आएगा अपनी मॉम से और 50% डीएनए आएगा अपने डैड से, है ना। तो कायदे से कहे तो फिर उसको एकदम आधा अपने पापा से देना चाहिए और आधा अपनी मम्मी से देना चाहिए, है ना। बट ऐसा होता थोड़ी है ना। वो कहीं कुछ थोड़ा बीच में होता है, या फिर वो ज्यादातर, अगर लड़कियां होती हैं वो ज्यादातर अपनी मॉम की तरफ जाती हैं, और लड़के होते हैं वो अपने डैड की तरफ जाते हैं, राइट। तो तो मतलब इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट, जो हम लोग बचपन में हम लोग पढ़ते थे बायोलॉजी में ना। थोड़ी और चीजें हैं, कॉम्प्लिकेशन है। तो देखते हैं कि भाई वेरिएशन कौन से फैक्टर है जो प्रोड्यूस करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं वेरिएशन को। तो म्यूटेशन। तो पहला काम क्या है? म्यूटेशन। मैंने को पहले बताया था, याद है? जब हमने लमार्क की थ्योरी पढ़ी थी, तब हमने ये देखा था कि भाई उस बंदे ने क्या सोचा था कि एवोल्यूशन एक ओवरऑल चीज चल रही है। एवोल्यूशन एक बड़ी चीज है ना, एक बड़ी चीज चल रही है, उसके अंदर म्यूटेशन उसका साइड इफेक्ट है, कि भाई उस एवोल्यूशन के कारण के लिए म्यूटेशन हो रहा है ना। और यहीं पर वो गलत हो गया। जबकि आज हम मॉडर्न में क्या समझते हैं कि भाई म्यूटेशन जो है वो जनरेशन जनरेशन होते जाते हैं, और वो जब एक्यूमुलेट होते हैं बहुत सारे, तब वो एक ओवरऑल आपको लगता है, देखो भाई इतना बड़ा एवोल्यूशन। समझ रहे हैं ना? क्योंकि एवोल्यूशन का गोल क्या है? सर्वाइवल इंक्रीज करना, कि भाई किसी एनवायरनमेंट में आप ज्यादा सर्वाइव कर पाओगे, है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि जिन लोगों के पास वो वेरिएशन होंगे जो उनको मोर फेवरेबल बनाएंगे टू सर्वाइव इन दैट एनवायरनमेंट, वो सर्वाइव करेंगे, हम बाकी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो म्यूटेशन, वही म्यूटेशन, फेवरेबल म्यूटेशन, है ना। अभी हमने जब डार्विन, तो एक दो वीडियोस पहले हम डार्विन के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था ना कि भाई जब उसकी नेचुरल सिलेक्शन में क्या था कि कुछ अनफेवरेबल वेरिएशंस थे, कुछ फेवरेबल वेरिएशंस भी थे, है ना। और फिर उनके ऊपर नेचुरल सिलेक्शन वर्क करता है, और उससे डिसाइड होता है कि भाई कौन से फेवरेबल जाएंगे और अनफेवरेबल वेरिएशन वाले लोग एक्सटेंड हो जाएंगे। देखो, म्यूटेशन क्या लिखा गया है? एन एक्चुअल ऑल्टरेशन इन जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। ठीक है। एक एक्चुअल ऑल्टरेशन मतलब कि एक्चुअली में जेनेटिक मटेरियल्स में कुछ बदलाव आ, सही में बदलाव आ गया, जैसे कि थोड़ा डिफरेंट दिखने लगा वो क्रीचर, है, उसको म्यूटेशन कहते हैं। A mutation is a change in the base sequence of DNA. For such changes, species have evolutionary significance, but these changes must occur in germ cell, sex cell. ना, germ cells क्या होते हैं अपने? जिनको हम लोग haploids बोलते हैं, है ना। अपना जो X and Y क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, germ cells अपने sperm हो गए या eggs हो गए, eggs हो गए, right? तो तो क्या लिखा है? An actual alternation in genetic material is called mutation. है ना? A mutation is a change in the base sequence of DNA. For such changes, species have evolutionary significance, है ना। कि मतलब भाई उनके बेस जो बी सेक्युलर डीएनए जो है ना, उसमें कुछ चेंज आया है जिसका एक एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। समझो इसका मतलब क्या है? हमारे जो डीएनए होता है उसमें हमारा पूरा ह्यूमन जीनोम कोडेड है। मतलब कि भाई अगर हम आपका डीएनए, आपका एक सेल ले लें और आपके डीएनए का स्टडी करें प्रॉपर, तो पूरी तरीके से लाइक आपको रिप्रेजेंट करा जा सकता है ना। आपके सारे फीचर्स, आपके बाल का रंग क्या है, आपका आंख कैसे होगी, आपके नाक कैसी, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है आपके जेनेटिक मटेरियल। तो जब उस बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए में कोई एक चेंज आ जाता है, और वो चेंज के कारण उस स्पीशीज का उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइवल इंक्रीज जाता है, तब उसका क्या होगा? एक एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस होगा। क्योंकि अब वो म्यूटेशन केवल ऐसे रैंडम म्यूटेशन नहीं रह गया, अब वो म्यूटेशन एवोल्यूशन के साथ होने वाला म्यूटेशन बन चुका है। बट ये चेंजेस आकर होने थे जर्म सेल्स में। मतलब जब जर्म सेल्स थे, जब वो मतलब अभी तक लाइक स्पर्म ने जाके एग को फर्टिलाइज भी नहीं किया, अभी जर्म सेल्स दोनों दोनों, है ना।
उस समय ही ये चेंजेस होने चाहिए, उसके बाद नहीं हो सकती, क्योंकि एक बार जब जेनेटिक मटेरियल चला गया और फिर वही रिप्रोड्यूस होने लगा तो फिर तो वही रहेगा, है ना? फिर नहीं बदलेगा वो। एवोल्यूशन इज अ चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी पेयर ऑफ जीन्स। देखो एलील्स क्या होता है? एलील्स होते हैं हम डीएनए के जो पेयर ऑफ जीन्स होते हैं, एटी है ना, एटी जैसे जीन्स के जो हम लोग पेयर बनाते हैं, नाइट्रोजन बेस्ड पेयर जो होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एलील्स, ठीक है? अब एलील का फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि भाई आप अगर जैसे कि डीएनए टेस्टिंग होती है ना, पैटर्निटी टेस्टिंग होती है कि भाई पता लगाना है कि भाई आपका सही बात यही है या नहीं है, तो क्या करते हैं कि भाई आपका ब्लड लेंगे, उनका ब्लड लेंगे, या फिर डीएनए चेक करके बता देंगे आपको। अब कैसे करते हैं वो लोग, है ना? कैसे भाई डीएनए क्या इसमें लिखा रहता है डीएनए में कि भाई है ना, ये उदय का है तो ये उसका बेटे का है, ऐसे लिखा रहता है क्या? नहीं, नहीं लिखा रहता है भाई। तो हम लोग क्या सर्च करते हैं कि भाई जो बेस पेयर्स हैं वो रिपीट कितने में हो रहे हैं, इनको टैंडम रिपीट्स बोलते हैं, है ना? ये सब चीजें भी थोड़ा आगे का बता रहा हूँ, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट थोड़ा आपको बेसिक पता होना चाहिए, वरना समझ कैसे आएगा कि एलील फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो उनको टैंडम रिपीट्स बोलते हैं, मतलब कि भाई जो बेस पेयर्स होते हैं वो हर इंसान के हिसाब से कुछ कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम्स के बाद रिपीट करता है वो, है ना? तो एक पहले ए टी फिर जी, है ना, ऐसे ऐसे करके है, फिर कुछ समय बाद फिर रिपीट कर रहे हैं, वही सेम सी। तो उस सीक्वेंस को जब हम लोग नापते हैं, जब हम लोग कंपेयर करते हैं उसको दो की, तब वो पता कर सकते हैं कि भाई क्या ये डीएनए इसी पर्सन का है या नहीं है, क्या ये पर्सन का सन है या नहीं है, अगर 50% मैच है तो, है ना? तो है ना, इफ म्यूटेशन डू नॉट अकर इन सेक्स सेल, दे विल नॉट पास टू द नेक्स्ट जनरेशन, है ना? अगर म्यूटेशन सेक्स सेल में ही नहीं होगा तो पास नहीं होगा अगले जनरेशन के अंदर, है ना? उनको वही सेम चीजें मिल जाएंगी, जेनेटिक मटेरियल जो सीधे मिलता है। म्यूटेशन कैन चेंज एलील फ्रीक्वेंसी इन द सब्सिक्वेंट जनरेशंस, है ना? और म्यूटेशन क्या कर सकता है, एलील फ्रीक्वेंसी को बदल सकता है ना, कि भाई कितने बार मैं रिपीट रहा है वो बदल जाए धीरे धीरे, म्यूटेट होते 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 जनरेशन के साथ साथ। अब देखो 12th क्लास की जो बायोलॉजी किताब है उसका यूनिट 6 एक बार आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि उसके अंदर आपको ये एवोल्यूशन, एलील फ्रीक्वेंसी, जेनेटिक मटेरियल के बारे में काफी अच्छी से समझा रखा है। इवन इफ आपका बायो बैकग्राउंड नहीं है उसके बाद भी आप इसको समझ के पढ़ के समझ सकते हो, मतलब। म्यूटेशन कैन चेंज allele frequency in subsequent generations, है ना? Geneticists often distinguish between two types of mutation, chromosomal aberration, point mutation. अच्छा, ओके, मतलब जेनेटिसिस्ट क्या करते हैं, यूजुअली डिस्टिंग्विश करते हैं म्यूटेशंस को दो तरीके से। दो टाइप के अलग अलग म्यूटेशन होते हैं, एक तो होते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन, है ना? क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम हमारे सेल के अंदर जितना जेनेटिक मटेरियल है उसको क्रोमोसोम बोलते हैं, है ना? तो क्रोमोसोम में एबरेशन, क्रोमोसोम में कुछ बदल गया। जब पॉइंट म्यूटेशन मतलब कि सारे जो आपके जीन्स है उसमें से किसी एक एरिया में म्यूटेशन हो गया है। देखो, है ना, अपना सेल ऐसे गोला है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है ना? न्यूक्लियस के अंदर सारा का सारा हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है ना? फिर ये देखो, ये जो क्रोमोसोम्स है ये एक्चुअली में ऐसे नॉर्मली क्या होता है कि अपने जब सेल भी नॉर्मल है ना, कुछ उसमें वो ऐसे नहीं हो रहा है, वो होता है ना सेल कैसे कैसे डिवाइड होता है कि भाई पहले उसके न्यूक्लियस से बीच में कट जाता है, फिर पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर सेल धीरे धीरे कटता है, फिर सेल से डिवाइड होता है ना, ऐसे सेल रिप्रोड्यूस करता है। बट है ना, तो ये तो बहुत बेसिक चीज है जो हम लोग बहुत छोटी उम्र में पढ़ते हैं। बट थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में जाएं कि भाई कैसे कैसे डिवाइड होता है भाई न्यूक्लियस दो टुकड़ों में, है ना? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे 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 स्ट्रैंड के फॉर्म में, है ना, ये जो हम लोग शेप देखते हैं ना, ये जो हम लोग बनाते हैं, ये क्रोमोसोम का शेप है ना, दैट इज नॉट हाउ जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर रहता है, ऐसे नहीं होता है। वो तो क्या होता है, ऐसे बस एक ऐसे गुच्छा नहीं होता भाई, ऐसे मंजा वंजा रखते हो तो ऐसे नहीं होता कि मांझा रख दिए जगह पे तो गुच्छा बन गया, है ना? वो उस गुच्छे जैसे शेप में रहता है वो न्यूक्लियस के अंदर। बट जब डिवीजन होने वाला होता है सेल के अंदर, है ना, जब सेल का डिवीजन होने वाला होता है, जब वो हम लोग पूरा पढ़ेंगे अभी, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का। हमको इससे हम लोग प्रोटीन से भी समझेंगे, एट द सेम टाइम समझेंगे कि भाई किस तरीके से सेल डिवाइड होता है, सेल रिप्रोड्यूस करता है ना? तो क्या होता है कि जब 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 न्यूक्लियस प्रोसेस ये चल रहा होता है, जब न्यूक्लियस अंदर में डिवाइड हो रहा होता है, तब क्या होता है कि तब जेनेटिक मटेरियल अपने आप को इन क्रोमोसोमल शेप्स में डिफाइन कर देता है, ठीक है? ऐसे डिफाइन कर देता था कि आधा जेनेटिक मटेरियल एक आधे सेल में चला जाए, आधा जेनेटिक मटेरियल दूसरे सेल में चला जाए, दूसरे न्यूक्लियस में चला जाए। और फिर जब सेल पूरा डिवाइड हो जाता है तब वो क्या करते हैं, अपने 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 न्यूक्लियस के अंदर
जो आधा आधा जेनेटिक मटेरियल दोनों को गया है ना, उसको डबल बना देते हैं, तो फिर से वो दो डिफरेंट सेल बन जाते हैं वो, है ना। और वो आइडेंटिकल इसलिए होती है क्योंकि वो सेम जेनेटिक मटेरियल पे काम कर रहे हैं। बट क्या होता है कि जब जैसे कि क्या होता है कि ना हमारा डीएनए बहुत सारी छोटी चीजें होती हैं, कुछ भी, जैसे कि अगर आप लाइक धूप में चले गए तो धूप में यूवी रे के कारण आपका डीएनए थोड़ा ब्रेक डाउन कर जाएगा, है ना। आप लाइक ज्यादा गर्म पानी डाल दिया अपने हाथ में, उससे भी हो सकता है। अगर ऐसे अलग अलग चीजें जिसके कारण आप अपना डीएनए डैमेज कर सकते हो। बट डीएनए की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि वो सेल्फ हीलिंग होता है ना, मतलब कि वो अपने आप को खुद ही ठीक कर लेता है डीएनए। तो मतलब कि जब वो अपने आप को खुद को ही ठीक कर लेता है डीएनए, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट उसमें क्या है कि उसका ठीक करने का जो प्रोसेस है वो 100% नहीं है ना? मतलब कि वो ठीक करेगा ऑलमोस्ट हद बहुत जल्दी हील हो जाता है हमारा डीएनए। बट उसको हील होने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि वही सेम जेनेटिक सीक्वेंस आपको मिले, है ना? हो सकता है कि कुछ थोड़ा-सा बदलाव आ जाए, है ना? इसको भी म्यूटेशन कह सकते हैं हम लोग, है ना? अनफेवरेबल भी हो सकता है बट फेवरेबल भी हो सकता है एट द सेम टाइम, है ना? वो ऐसे क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम प्रोवाइड बेस पर जेनेटिक मटेरियल, है ना? यही ये देखो क्रोमोसोम्स के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल होता है और यही टूट के फिर जाता है दोनों अलग-अलग सेल्स के। अभी देखो जब हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है ना? तो फिर 22 तो होते हैं नॉर्मल क्रोमोसोम्स, है ना? वो अपने सेल के अंदर होते हैं नॉर्मली, और 23rd होता है XY, है ना? तो जंप पेयर होते हैं, डिसाइड सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, है ना? डिपेंडिंग ऑन कि भाई जो वुमेन का क्या होता है, वुमेन का तो XX होता है ना? वुमेन के अंदर, तो उनके एग्स के अंदर तो केवल एक्स क्रोमोसोम ही होगा। बट जो मेल होते हैं उनका XY होता है। तो अब डिपेंड करता है कि भाई आपका कौन-सा एक्स वाला स्पर्म जाके उस एग को फर्टिलाइज़ कर रहा है या वाई वाला स्पर्म जाके फर्टिलाइज़ कर रहा है। अगर एक्स वाला कर रहा है तो फिर भाई वुमेन से भी एक्स आ गया, मेन से भी एक्स आ गया तो बच्ची पैदा हो जाएगी। अगर वाई वाला स्पर्म ने जाके फर्टिलाइज़ कर दिया एग को, तो एक्सवाई हो जाएगा तो लड़का पैदा हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना? देखो अभी देखो मोनोसोमी, मोनोसोमी में क्या हो गया कि भाई अब जेनेटिक मटेरियल जो है उसमें जो ऊपर में भी गोला होना चाहिए था, वो गायब हो गया, अब वो है ही नहीं यहाँ पर। ट्राइसोमी, ट्राइसोमी में हम देखो ऊपर में 3 गोले आ गए, है ना? एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल आ गया, इसमें इसमें जेनेटिक मटेरियल कम है, इसमें ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल है। ये सब क्या है? ये सब अलग-अलग तरह की जेनेटिक डिजीज़ेज़ हैं, है ना? ये भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। देखो जेनेटिक माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर। ठीक है? जेनेटिक माइग्रेशन मतलब कि जीन माइग्रेट कर रहा है, जीन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो जेनेटिक माइग्रेशन क्या है? इज़ द मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर। इफ all individuals in a population do not lose their mates from within the group, from the group, significant change in allele frequency could occur. अच्छा, मतलब अगर सारे जो इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन के अंदर हैं, वो लाइक जो अपने अपने साथ जो उनका जो रिप्रोडक्टिव मेट होगा, है ना? वो अगर वो ग्रुप के अंदर से नहीं चूज़ कर पाए, है ना? मतलब उनको कोई बाहर से जैसे भाई लड़का है तो बाहर से लड़की मिली उसको, या कोई लड़की तो बाहर से लड़का मिला उसको। तो क्या हो सकता है? तो वो ग्रुप का पूरा एलील फ्रीक्वेंसी बदल सकता है ना? क्यों? क्योंकि अब बाहर से अलग जेनेटिक मटेरियल आ रहा है उस पॉपुलेशन में, जो पहले प्रॉब्लम नहीं था। और ये सब ज़्यादा ट्रू होता है एंडोगैमिक सोसाइटीज़ के अंदर, जो मतलब छोटी-सी पॉपुलेशन होती है ना? और वो लोग अपने-अपने में शादी करते रहते हैं ना, उन लोगों में ये इश्यू होता है। बाकी इन जनरल तो आजकल शहरों में हम लोग इसे नहीं कह सकते, है ना? शहरों में लाइक वैसे ही इतना जेनेटिक डाइवर्सिटी है, और एट द सेम टाइम और लोग अंदर आते ही रहते हैं, माइग्रेट करते ही रहते हैं। तो यहाँ का जीन पूल इज़ वेरी डाइवर्स, जो शहरों में होता है। बट गाँव-वाँव में इश्यू होता है, जहाँ छोटी कम्युनिटीज़ होती है, इसमें इश्यू होता है, क्योंकि वो लोग इन जनरल एंडोगेमी प्रैक्टिस करते हैं। एंडोगेमी के कारण क्या होता है कि उनके पास कुछ रिसेसिव जीन्स भी होते हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ते रहते हैं। और फिर जब कोई बाहर से आदमी आता है, तो उनकी पूरी एलील फ्रीक्वेंसी बदल देता है। क्योंकि वो आके वो अपना जेनेटिक मटेरियल देगा, फिर उसका बच्चा होगा, उसके बच्चे के पास भी मतलब जेनेटिक मटेरियल होगा, बाहर से आया होगा, है ना? उनका बच्चा भी फिर प्रॉब्ली उसी सोसाइटी में किसी एंडोगेमी में किसी उनकी लड़की से शादी कर लेगा, है ना? उससे बच्चा करेगा, तो पूरा एलील फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा 1-2 जनरेशन के बाद तो, पूरी पॉपुलेशन का। इफ देयर विल बी चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी, इवोल्यूशन विल अकर। ना सिंपल सी बात है भाई। अभी देखा ना कि भाई जो म्यूटेशंस होते हैं बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर जो म्यूटेशन होते हैं, उन म्यूटेशंस के कारण एवोल्यूशन हुआ है ना? एवोल्यूशन इज़ नॉट कि ओवरऑल प्रोसेस नहीं है ना? म्यूटेशन एक प्रोसेस है, उसके कारण एवोल्यूशन होता है। तो ऑब्वियसली देखो भाई, अगर एक पॉपुलेशन में बाहर से कोई आदमी आया है और उसने आके पूरी पॉपुलेशन की एलील फ्रीक्वेंसी बदल दी, तो बाहर से जो आदमी आया तो फिर एवोल्यूशन होगा उस चक्कर में, है ना? अरे! मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बात।
है ना? माइग्रेशन क्या होता है? वो बोथ वे वर्क करता है जेनेटिक फ्रीक्वेंसी। इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन, है ना? हाँ, सही सही बात है। हाँ, माइग्रेशन दोनों पे वर्क कर सकता है ना? जेनेटिक फ्रीक्वेंसी में इन माइग्रेशन भी हो सकता है, आउट माइग्रेशन भी हो सकता है। इन माइग्रेशन मतलब बाहर से कोई आदमी पॉपुलेशन के अंदर आ रहा है, इन माइग्रेट कर रहा है। और आउट माइग्रेशन मतलब यहाँ से कोई जा रहा है ना? अभी जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ेंगे तो तब इसको आपको और डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है? Genetic migration decides the transmission of genes to further generations if there are introduction of new genes in progeny. अच्छा, genetic migration क्या है? नहीं, genetic migration decides the transmission of genes to further generations. अच्छा, हाँ, ट्रांसमिशन है ना? देखो भाई, जेनेटिक माइग्रेशन है ना, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल कहीं माइग्रेट कर रहा है, कहीं जा रहा है। तो जितना जेनेटिक माइग्रेशन होगा वो डिसाइड करेगा कि भाई कौन से जीन्स ट्रांसमिट करेंगे आगे जनरेशन के अंदर, है ना? इफ देयर आर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू जीन्स, अगर कोई नए जीन्स इंट्रोड्यूस हुए पॉपुलेशन के अंदर इन प्रोजेनी, एवोल्यूशनरी चेंज अकर्स, है ना? मतलब कि भाई अगर कोई कुछ बदलाव आया है नई जनरेशन में या प्रोजेनी में, तो इसका मतलब एवोल्यूशन अकर किया है ना? एवोल्यूशन ने कुछ काम तो किया है। इफ देयर आर लॉट ऑफ इनब्रीडिंग, देयर इज नो चेंज इन जीन, है ना? वही है, देखो एंडोगेमिक सोसाइटीज है ना, एंडोगेमिक सोसाइटीज में क्या होता है? इनब्रीडिंग काफी होती है। तो जहां पर बहुत ज्यादा इनब्रीडिंग होगी वहां पर कोई बदलाव ही नहीं आएगा जीन पूल के अंदर, है ना? क्योंकि भाई वही सेम जीन है जो बार बार बच्चे में आए जा रहे हैं, तो भाई वही रिसेसिव जीन सबके पास है, तो भाई वो रिसेसिव जीन आगे भी जाएगा, है ना? वो तो भाई कोई बाहर से कोई पर्सन को लेके आना पड़ेगा जिसके पास एक ऐसा डोमिनेंट जीन होगा जो उस रिसेसिव जीन को दबा दे, तब तो मे बी थोड़ा बदलाव आएगा, तब तो मे बी एवोल्यूशन विल अकर। बट अगर जब तक उस छोटी सी कम्युनिटी के अंदर वो लोग एंडोगेमी करते रहेंगे, तब तक एवोल्यूशन को वर्क करने का ही चांस नहीं मिलेगा, और एवोल्यूशन वर्क नहीं करेगा तो पॉपुलेशन विल गेट एक्सटेंड, है ना? दे वोंट बी एबल टू अडैप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट्स, है ना? विल अकर रादर जीन वुड बी आइसोलेटेड, है ना? रादर क्या हो जाएगा, उनका उनका जेनेटिक पूल है वो आइसोलेट हो जाएगा एंड एंड जनरेट वेरियस जेनेटिक डिजीजेस, ना कई सारी जेनेटिक डिजीजेस हो जाती है इस चक्कर में। ऑल्सो लीड टू वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल्स। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है ना? रैंडम फैक्टर इन एवोल्यूशन इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो रैंडम फैक्टर मतलब कि भाई अब जैसे कुछ चीजें होती है जो हम लोग अकाउंट कर सकते हैं, जो हम लोग सोच सकते हैं कि भाई अब जैसे जैसे कि अगर कोई एक मैन और एक वुमन अगर सेक्स करते हैं तो क्या होगा भाई? जो स्पर्म है वो अंदर जाएगा, राइट? और फिर उसके बाद दैट स्पर्म विल फर्टिलाइज द एग, और उससे बच्चा होगा, राइट? है ना? ये तो बेसिक साइंस है ना? ऐसे ही होता है। बट अब ज़रूरी थोड़ी है कि जो नहीं, ये प्रोसेस तो पक्का है, ये प्रोसेस तो ऐसे ही होगा। बट अब जो बच्चा है, वो बच्चा कैसे पैदा होगा, है ना? क्या क्या उसके जैसे कि आपने कई बार मूवी में देखा होगा कि भाई डिलीवरी में इश्यू आता है कब? जब बच्चे का पैर नीचे होता है, सिर की जगह, है ना? यूजुअली बच्चा सिर की तरफ से निकलता है, बट अगर पैर उसके नीचे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है निकालना उसको। तो मतलब ये सब रैंडम चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ों का आप अकाउंट नहीं कर सकते हो, है ना? अब जैसे कि डाउन सिंड्रोम, है ना? डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? ट्राइसोमी 21, 21st जो हमारा क्रोमोसोम होता है उसमें ट्राइसोमी हो जाती है, मतलब उसमें एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल ऐड हो जाता है। अब इसको हम लोग अकाउंट नहीं कर सकते हैं ना, दिस जस्ट हैपेंस रैंडमली, हो जाता है कभी-कभी। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैसे डायग्नोज करते हैं डिजीज़ को, है ना? एक तो है कि बच्चे के पैदा होने के बाद आपको दिख जाएगा कि भाई कोई ना कोई जेनेटिक डिफेक्ट है उसको, है ना? बट तब तक बहुत लेट हो जाएगा, तब तक तो फिर उस बच्चे को उन जेनेटिक डिफेक्ट्स के साथ पूरी लाइफ टाइम जीना पड़ेगा। और हम लोग बस यही काम कर सकते हैं कि उसके जो खराब सिम्पटम्स हैं उसको हम लोग एक हद तक लिमिट कर सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या करें, है ना? तो इसीलिए जब जो वुमेन लाइक 35 की उम्र से एज से ऊपर की वुमेन होती हैं और जब उनकी वो प्रेगनेंसी उनकी होती है, तब देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि उनकी जो बच्चा होगा उसमें कोई ना कोई तरह का जेनेटिक डिफेक्ट हो सकता है। तो फिर हम लोग बोलते हैं कि आप तो ये लोग क्या करते हैं, यूजुअली हम लोग जाते हैं कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट से बात करते हैं, है ना? एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट वहाँ बैठा रहता है, वो इनको एडवाइस देता है कि भाई देखिए पहले पहले वो क्या करेगा, आपका एक चार्ट बनाएगा पूरा, देखेगा कि भाई किस तरीके से डिजीज आपकी फैमिली के अंदर जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होती रहती है। उसको समझने के बाद वो एक्सप्लेन करेगा उस वुमन को, देख कि आपकी एज क्या है और आपके अंदर कौन सी रिसेसिव जीन्स हैं। उससे बताएगा, एसेस करके रिस्क बताएगा कि भाई कितना रिस्क है कि आपका जो बेबी होगा उसको कोई तरह का जेनेटिक डिफेक्ट हो सकता है या कोई तरह की जेनेटिक डिजीज हो सकती है।
फिर उसके हिसाब से द कपल कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस, है ना? बिकॉज़ ज़रूरी नहीं अपना बच्चा करना ही है ना? ठीक है भाई, अगर ऐसा इश्यू है, हो सकता है, तो फिर क्या करो, बच्चे अडॉप्ट कर लो, है ना? इतने सारे अनाथ बच्चे हैं हमारे इस इंडिया के अंदर ही देख ले, इतने सारे बच्चे हैं, है ना? हर अगर 1-2 पेरेंट्स ही मतलब उनको अडॉप्ट कर लेंगे और इनको एक अच्छा घर दे देंगे, तो सोचो हमारा देश कितना आगे बढ़ जाएगा। एनीवे है ना? बट उसके बाद भी चलो मान लो कि नहीं, उसके बाद भी उनको अपना खुद का बायोलॉजिकल किड चाहिए, ठीक है? तो फिर वो लोग क्या करेंगे? फिर वो लोग बोलेंगे कि चलो ठीक है, पहले आप फर्टिलाइज़ एक बार कर लो, फिर प्री ज़ाइगोटिक स्टेज में, है ना? कैरोटाइपिंग एनालिसिस करते हैं। मतलब वो लोग क्या करेंगे कि जब एकदम एकदम जो प्री ज़ाइगोट भी प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हुआ है ना, ये बस हल्का बस कंसीव ही हुआ बच्चा है ना, उस समय उसका थोड़ा-सा जेनेटिक मटेरियल निकाल के चेक कर लेंगे कि भाई क्या इसको कोई तरह की जेनेटिक डिज़ीज़ आई है या नहीं आई है, और पता चल जाएगा उस समय कि भाई हमने देख लेंगे कैरोटाइपिक एनालिसिस से कि भाई क्या जेनेटिक डिज़ीज़ आई है, इसको ट्राइसोमी 21 या डाउन सिंड्रोम या जो भी सिंड्रोम उसको आया है, कौन-सा सिंड्रोम आ गया है। और फिर उसके बाद एम्नियोसेंटेसिस करते हैं ना, फॉलोड बाय एम्नियोसेंटेसिस। उससे हम लोग क्या करते हैं, उसके एम्नियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं और उसको स्टडी करते हैं, देखते हैं कि भाई कैसे इसको ठीक करा जा सकता है। और फिर उसके बाद अगर इट्स पॉसिबल, तब क्रिस्पर cas9 और डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास जेनेटिक एडिटिंग जीन एडिटिंग के टूल्स जो होते हैं, उससे हम लोग वो जो जेनेटिक डिफेक्ट है उसको ठीक कर सकते हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि भाई वो आप केवल प्री जाइगोटिक स्टेज में ही कर सकते हो। एक बार अगर उससे भी अगर जाइगोट ही बन गया बच्चा, है ना, ज़ाइगोट बनने के लिए भी उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होने चाहिए। जब एकदम बच्चा प्री ज़ाइगोटिक स्टेज में, इसका मतलब कि अभी 1-2 सेल है, 1-2 सेल तो चेंज कर लो जेनेटिक मटेरियल वहाँ का एडिट करके। बट एक बार वो 1000 सेल्स बन जाए या 2000 सेल्स बन जाए, उसके बाद कैसे करोगे? इम्पॉसिबल हो जाएगा। तभी तो बच्चा पैदा होने के बाद नहीं ठीक कर सकती, क्योंकि उसके उसके शरीर में मिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल्स है भाई, हर सेल का आपको बदलना पड़ेगा। कैसे बदल दोगे हर सेल का? नहीं बदल सकते। ठीक है, देखो, इट इज ड्यू टू सैम्पलिंग फिनोमेनॉन लाइक साइज ऑफ द पॉपुलेशन एक्सेट्रा, है ना? और ये सैम्पलिंग फिनोमेनॉन के कारण भी साइज ऑफ द पॉपुलेशन भी है ना। देखो, अभी हम लोग ये केस स्टडी पढ़ते तब प्रॉपर्ली समझ आएगा कि जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है। ठीक है, देखो, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 100 इंडिविजुअल, टू ब्लड टाइप ओ इंडिविजुअल्स आर किल्ड। ठीक है, मतलब 100 इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन थी किसी ट्राइबल एरिया के अंदर, है ना? उसमें से 2 लोग थे जिनके पास था ब्लड ग्रुप ओ, है ना? ओ ब्लड ग्रुप वाले 2 लोग थे उसके। फिर क्या हुआ कि भाई एक ऐसे रैंडमली, है ना, रैंडमली ही 2 ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग ऐसे पहाड़ के किनारे में चल रहे थे, और लैंडस्लाइड हो गया या अर्थक्वेक आके कुछ आ गया, वो मर गए वो लोग। ठीक है? है ना? किल्ड इन एन एक्सीडेंट बिफोर रिप्रोड्यूसिंग मीन्स देयर जीन वुड हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द पॉपुलेशन, है ना? और वो ये सब बच्चे लोग थे, अभी अभी बड़े भी नहीं हुए थे, गृहस्थ आश्रम में शुरू नहीं हुआ था कि ये लोग रिप्रोड्यूसिंग करना शुरू करेंगे, है ना? तो क्या हुआ कि एक तो मर गए ये लोग, है ना? अब क्या हुआ कि जो इनका जीन था, ये लोग बिना रिप्रोड्यूस करके मर गए, क्योंकि कोई प्रोजेनी भी नहीं है। तो इनके जो जीन्स हैं वो क्या हुआ, पॉपुलेशन से ही रिमूव हो गए हैं, है ना? अब पॉपुलेशन में ये जो ब्लड टाइप ओ वाले जो जीन है वो है ही नहीं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओ अलील वुड हैव बीन रिड्यूस्ड इन अपकमिंग जनरेशन। देखो, यहाँ पर रिड्यूस लिखा है, खत्म नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप एक रिसेसिव जीन भी हो सकता है। हाँ, ये तो क्या था कि इन इन 2 इंडिविजुअल्स के अंदर ओ ब्लड ग्रुप को दबाने के लिए कोई डोमिनेंट जीन थी नहीं। तो क्या था कि इन लोग के ब्लड में दिखता था कि ओ ब्लड ग्रुप है ना? बट ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि भाई जिनके अंदर में ओ ब्लड ग्रुप रिसेसिव जीन की तरह होगा और डोमिनेंट जीन कुछ और होगा, जैसे बी ब्लड ग्रुप या ए ब्लड ग्रुप होगा। तो उसके कारण क्या होगा कि जो दूसरा ब्लड ग्रुप है वो उनको ब्लड ग्रुप दिखेगा, उनका उनका ओ नहीं दिखेगा। तो ऐसा थोड़ी है कि वो लोग ओ के कैरियर नहीं है, कैरियर है। देयर इज अ चांस कि अगर उनको उनका मेट भी ऐसा मिल गया जिसके पास भी ये ओ का रिसेसिव एलील है, तो हो सकता है कि जो बच्चा पैदा करेंगे तो 50% चांस है कि भाई उस बच्चे के पास ओ ब्लड ग्रुप होगा। तो खत्म नहीं हो गया ओ ब्लड ग्रुप, बट क्योंकि ये 2 इंडिविजुअल जिनके पास वो डोमिनेंट ओ ब्लड ग्रुप वाला क्या बोलते हैं जीन था, वो खत्म हो गए। तो एलील फ्रीक्वेंसी, है ना, द अमाउंट ऑफ ओ एलील वो रिड्यूस हो गया एक पॉपुलेशन में, और अपकमिंग जनरेशन में और कम होता रहेगा। एंड एवोल्यूशन विल अकर, है ना, एवोल्यूशन भी अकर करेगा। हेंस जस्ट एन एक्सीडेंट वुड हैव अल्टर्ड द फ्रीक्वेंसी इन अ नोटिसेबल वे। समझ रहे हो ना? मतलब एक एक्सीडेंट हो गया, ये छोटी पॉपुलेशन में ये ज्यादा होता है, क्योंकि बड़ी पॉपुलेशन है भाई, अब 1 लाख की पॉपुलेशन, उसमें थोड़ी केवल 2 लोग होंगे ओबेड ग्रुप वाले, है ना? 1 लाख की पॉपुलेशन तो सब मान लेते हैं कि कम से कम 5000 लोग तो होंगे ओबेड ग्रुप वाले, है ना? तो भाई 5000 लोग को भी एक साथ मरना बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो, है ना? 5000 लोग एक साथ नहीं मरेंगे, बट अब 100 में 2 लोग हैं, वो मर सकते हैं शायद, है ना? ऐसे एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो एक एक्सीडेंट के कारण क्या हो जाएगा, जो
फ्रीक्वेंसी है वो एक नोटिसेबल वे में ऑल्टर हो जाएगी, बदल जाएगी. रिकॉम्बिनेशन, when two sexually reproductive species contribute different genes to the offspring, is called as recombination. Such recombination does not in itself change allele frequencies. However, it produces the whole array of genetic combination on which natural selection acts. In fact, reshuffling of chromosome during meiosis can produce trillions of genes combination, making every human being genetically unique. Now, compared to mutation, recombination has got greatest role in in producing variability. देखो, ये दो सबसे पहले देखो बात क्या लिखी है इसके अंदर, है ना? रिकॉम्बिनेशन, नाम देखो, समझो इसका मतलब क्या है नाम का. रिकॉम्बिनेशन मतलब फिर से जोड़ना, है ना? रिकम्बाइन करना, फिर से जोड़ना. अब देखा, जब दो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज, तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज, ये इंपॉर्टेंट है कि वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं. क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तो क्या होता है कि एक ही पेरेंट की जरूरत होती है, दो पेरेंट होते ही नहीं है. तो जो ऑफस्प्रिंग होता है वो होगा आइडेंटिकल, होगा अपने पेरेंट्स की तरह. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे यीस्ट हो गया, है ना? बट अब दो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज है ना? वो क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे डिफरेंट सेट्स ऑफ जीन्स, है ना? अलग अलग, कि भाई women अपना अलग 50% जीन देगी और मैन अपना अलग 50% जीन देगा, है ना? तो द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन. उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन. कि भाई पहले पहले क्या होता है, पहले नॉर्मल लोगों के डिप्लॉयड ही होते हैं, है ना? फिर जब वो सेक्स सेल बनता है तब वो बन जाता है हैप्लॉइड, है ना? तब उनका जेनेटिक मटेरियल कितना होता है, हाफ जेनेटिक मटेरियल, है ना? उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो हाफ हो जाता है. अब फिर उसके बाद जाके वो किसी जो विमेन है उसके हाफ जेनेटिक मटेरियल जुड़ता है ना? तो जो रिकॉम्बिनेशन है ना, वो अपने अपने में नहीं बदलता है एलील फ्रीक्वेंसी, क्योंकि भाई फ्रीक्वेंसी तो वही है, तो वही जीन्स है जो एक मैन और वुमेन के अंदर है ना? बट क्या होता है, वो प्रोड्यूस करता है होल एरे ऑफ जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑन विच नेचुरल सिलेक्शन एक्ट. मतलब कि वो क्या करता है, ऐसे होल एरे ऑफ जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्रिएट कर देता है. क्योंकि अब जरूरी थोड़ी कि भाई ये जो डीएनए वो जाके इसी डीएनए जुड़ेगा. नहीं, किसी से भी जुड़ सकता है वो लोग, है ना? इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट डीएनए हैं. तो कॉम्बिनेशन क्या होगा वो हम नहीं बता सकते. वो हमेशा क्या होगा, वो एक रैंडम लक मान लो, या आप उसको इफ यू बिलीव कि भाई कोई फोर्स ये चीज करता है तो वो मान लो, है ना? बट तो होल, तो फिर क्या है कि जब इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट जेनेटिक कनेक्शंस बन सकते हैं, है ना? देयर चांस कितने सारे डिफरेंट जेनेटिक कनेक्शन बन सकते हैं. तो उन डिफरेंट जेनेटिक कनेक्शन के कारण हर ऑफस्प्रिंग की में एक इंडिविजुअलिटी होगी, एंड हर ऑफस्प्रिंग यूनिक होगा, क्योंकि इतने डिफरेंट तरीके ऐसे बन सकते हैं कि देयर इज नो लिमिट. ना, इनफैक्ट रीशफलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस, है ना? मियोसिस अभी हम लोग पढ़ेंगे, मियोसिस माइटोसिस कैन प्रोड्यूस ट्रिलियंस ऑफ जीन कॉम्बिनेशन, मेकिंग एवरी ह्यूमन बीइंग जेनेटिकली यूनिक, है ना? इसीलिए हर ह्यूमन बीइंग जेनेटिकली यूनिक है. इसीलिए डीएनए टेस्टिंग जो करते हैं वो काम करती है. क्यों? क्योंकि इतने सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि इवन आप आइडेंटिकल ट्विन्स के बीच में डिफरेंस पा सकते हो, है ना? हम लोग यूजुअली क्या मानते हैं कि आइडेंटिकल ट्विन्स के पास 100% सेम टीम है, बट ये बात भी ट्रू नहीं है. कोई भी एब्सोल्यूट चीजें ट्रू नहीं होती है ना? तो ठीक है भाई, उनका काफ़ी हद तक सिमिलर डीएनए होगा, बट एकदम सेम डीएनए ये नहीं है, ठीक है? तो कंपेयर टू म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन हैज़ गॉट ग्रेटेस्ट रोल इन प्रोड्यूसिंग वेरिएबिलिटी, है ना? और देखो ये रिकॉम्बिनेशन है ना, इसके अंदर तो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग सा चेंज आ रहा है, कुछ अलग सा बदलाव आ गया, नहीं. बस क्या है कि जो 2 डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल मिला है, उसका वापस कंबाइन होते वक़्त वो ऐसे आगे-पीछे रीशफल कर दिया है ना, ऐसे आगे-पीछे हो गया है. तो उसके, तो बताओ, एक रैंडम कुछ चेंज आना और होप करना कि भाई वो रैंडम चेंज इज फेवरेबल इन दिस एनवायरनमेंट, और दूसरी तरफ है कि भाई जब भी आप रिप्रोड्यूस कर रहे हो तो हर बार रीशफलिंग होगी, और हर बार रीशफलिंग होगी तो हर बार एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनेगा. हर बार यूनिक कॉम्बिनेशन बनेगा तो हर बार जो ऑफस्प्रिंग होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा अपने पेरेंट्स से, है ना? तो म्यूटेशन एक कंपैरिजन में रिकॉम्बिनेशन का ग्रेटेस्ट रोल है वेरिएबिलिटी प्रोड्यूस करने में.
Adaptation is the attribute of assembly of beneficial gene rather than a single gene है तो एडेप्टेशन मतलब क्या होता है कि आप अडेप्ट कर रहे हो कि भाई नया एनवायरनमेंट हुआ है तो अब उस एनवायरनमेंट के साथ ही जी रहे हो भाई मान लेते हैं कि भाई कल खतरन आइस एज आ गया अचानक से है ना तो आइस एज आ जाएगा तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा हम अडेप्ट करेंगे है ना अभी हम लोग ये शॉर्ट शॉर्ट स्लीव कपड़ा पहन सकते हैं क्योंकि गर्मी है बट जब ऐसे ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, तो फिर हम लोग क्या करेंगे जैकेट पहन ले जाएँगे, है ना? हम लोग जो घरों में हम लोग खिड़की खोल के रखते हैं, वो खिड़की बंद करके रखेंगे हम लोग, है ना? खिड़कियों के ऊपर सील लगा देंगे ताकि हीट बाहर ना जाए, है ना? देखो हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं कि भाई जो नया जो चेंज एनवायरनमेंट आ गया, उसके हिसाब से हम अपने कल्चर को ढाल रहे हैं उस हिसाब से। तो एडेप्टेशन क्या है? इज़ एन एट्रिब्यूट ऑफ असेंबली ऑफ बेनिफिशियल जीन रादर देन अ सिंगल जीन, है ना? ये क्या एक एट्रिब्यूट है जब बेनिफिशियल जीन्स एक साथ आ जाते हैं, है ना? कि भाई इस जीन में ये सर्वाइवल एडवांटेज है, इस जीन में ये सर्वाइवल एडवांटेज है। तो जब वो सब साथ में आ जाते हैं तब उसको हम लोग एडेप्टेशन कहते हैं। देखो भाई ये सब बेनिफिशियल जीन साथ में आ गए हैं और उनका एक एट्रिब्यूट है एडेप्शन, है ना? These assemblies are harmonized in cover of evolution to suit best in environment, है ना भाई कि भाई ये जो है ना ये जो असेंबली है ये इस हिसाब से होगी कि भाई उस एवोल्यूशन के हिसाब से होंगी जो इस एनवायरनमेंट में बेस्ट सर्वाइव करेगा है ना वो तो वही है सर्वाइव करना है ना देखो कुछ बेसिक टर्म लोग समझते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं बायोलॉजी के बारे में उसके बाद हम लोग प्रॉपर्ली सेल को समझ पाएंगे ठीक है पहला है कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस क्या होता है इन सेम सिचुएशन similarities are not result of being in a line or of common origin. Rather, they develop similar characteristic because of similar environment. For some organisms, these characteristics are alike in living habitat and appearances. Example, hummingbirds and moths have converged in their flying habit as a result of their common search for nectar in flowers as a source of food. Convergence ordinarily apply to one or few characteristics rather than overall makeup of the individual. The animals which are living in low light have extra developed rod cell because in evolution, um, in evolutionary scale, they all have lived in low light. Like deep sea fish, bats, snakes, lemur, guinea pig all have only rod cells and are more sensitive to dim light. देखो कन्वर्जेंस है ना नाम से ही समझ आ रहा है कन्वर्जेंस मतलब कोई चीज जुड़ना कन्वर्ज करना कहीं पर तो देखो अब सेम सिचुएशन में सिमिलर सिमिलैरिटी होती है कुछ चीजों के अंदर है ना और वो ये रिजल्ट ये नहीं है कि भाई सेम ओरिजिन है मतलब देखो भाई सेम सिचुएशन में दो क्रीचर सेम काम कर सकता है बट इस रीजन के कारण नहीं क्योंकि उनका एंसेस्टर सेम है कि भाई ये लोग इसी एक बर्ड से इवॉल्व हुए हैं नहीं क्योंकि नीड सेम है इसीलिए वो लोग ये सेम काम कर सकते हैं ठीक है अब देखो मुझे पता है कुछ समझ नहीं आया होगा बट एग्जांपल से प्रॉपर समझते हैं ये मुझे ये हमिंग बर्ड वाला एग्जांपल अच्छा था देखो आपने कभी हमिंग बर्ड को देखा है ना वो उड़ती रहती है क्या कर सकती है उसके पास एक स्पेशल पावर होती है ना स्पेशल एबिलिटी उसके पास कि वो उल्टा भी उड़ सकती है वो पीछे भी जा सकती है ना आगे भी जा सकती है पीछे भी जा सकती है और चाहे तो एक जगह पे हवर भी कर सकती है ना एक जगह पे ऐसे खड़े होकर उड़ भी सकती है वो जबकि दूसरी बर्ड्स का जो होगा वो ऐसा नहीं कर सकते पिछले जगह देखोगे तो वो ऐसे नहीं कि एक जगह पे आपको उड़ते हुए दिख जाएंगे नहीं उनको ऐसे चलते रहना पड़ेगा उनको ऐसे हवा के ऊपर से ग्लाइड करते रहना पड़ेगा तभी वो उड़ पाते हैं दूसरे बर्ड्स तो हमिंग बर्ड ऐसा क्यों कर पाती है क्योंकि भाई हमिंग बर्ड को क्या होता है हमिंग बर्ड को नेक्टर चाहिए होता है और नेक्टर कहाँ होता है यूजली जैसे फूल है भाई अब वो इधर है ऐसे है टेढ़ा है अब वो ऐसे तेजी से उड़ते उड़ते नहीं पी लेगी नेक्टर है ना तो क्या करना क्या क्या होना पड़ेगा उसको रुकना पड़ेगा उसके बाद ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो हवा में रुक पाए तभी वो जाके उस फ्लावर के अंदर अपना चोंच घुसा के उससे नेक्टर निकाल सकती है और ये सेम चीज हम देखते हैं मॉथ्स की बात भी मॉथ्स को भी वही काम होता है कि भाई जाके उन लोगों को उस फ्लावर से नेक्टर चाहिए होता है इन मॉथ्स को भी हम देखते हैं कि भाई मॉथ्स भी ऐसे एक जगह पे उड़ सकते हैं ऐसे उल्टा जा सकते हैं ऐसे आगे जा सकते हैं अपने अपना डिस्टेंस डिसाइड कर सकते हैं हवा के अंदर है ना तो देखो काम दोनों सेम चीज कर रहे हैं ना हमिंग बर्ड भी उड़ रही है ना हमिंग बर्ड भी उड़ रही है हमें हमिंग बर्ड हवरिंग की पावर है उसके पास है ना हमिंग बर्ड भी लाइक उल्टा जा सकती है आगे जा सकती है मॉथ भी वही कर रहा है मॉथ भी भाई एक जगह पे उड़ सकता है हवर कर सकता है ना वो भी पीछे जाता है वो भी आगे जा सकता है तो तो भाई ऐसा है कि मॉथ और बर्ड सेम सेम कोई एंसेस्टर है इनका है ना नहीं एकदम अलग अलग है भाई बर्ड तो क्या डायनासोर होती है वो लोग तो है ना डायनासोर से इवॉल्व है और ये जो मॉथ्स होते हैं वो जो इंसेक्ट्स होते हैं कम्प्लीटली डिफरेंट
स्पीशीज है ना, कोई कॉमन एंसेस्टर, कोई एक होगा, कोई अर्लीस्ट कॉमन एंसेस्टर, बट उसके बाद हमको ही नहीं पता कि उसके बारे में क्या सोच के करना है ना। तो कोई इनका कॉमन एंसेस्टर नहीं है, कोई ये रीजन नहीं है कि दोनों सेम सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनके पास ये चीज है ऑर्डर करने की पावर, नहीं। क्योंकि नीड सेम है एनवायरनमेंट के सर्वाइवल के अंदर, इसके कारण इन लोगों के पास ये सेम चीज है ना, समझा कन्वर्जेंस, कि भाई कन्वर्ज कर रहा है नीड के हिसाब से, है ना। फॉर सम ऑर्गेनिजम्स दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर अलाइक इन लिविंग हैबिटेट एंड अपीयरेंसेस, है ना। कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए क्या हो सकता है कि ये उनकी जो लिविंग हैबिटेट है, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस है, वो सेम सेम हो सकते हैं, है ना। नहीं ये ना, ये तो भी अभी मैंने बताया हमिंग बर्ड और मॉथ वाला एग्जांपल है ना। कन्वर्जेंस ऑर्डिनरली अप्लाई टू वन और फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स रादर देन ओवरऑल मेकअप ऑफ इंडिविजुअल, है ना। कन्वर्जेंस ऑर्डिनरली अप्लाई क्यों करता है कि एक या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को करता है, rather ये नहीं देखते कि ओवरऑल मेकअप ऑफ इंडिविजुअल क्या है, वो उससे उतना फर्क नहीं पड़ता है, बट एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स से मैटर करता है। अब जैसे कि एनिमल विच आर लिविंग इन लो लाइट, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि भाई आप देखोगे कि अगर हम इंसान लोग अगर रात में देखने की कोशिश करते हैं तो हमारे विजन बहुत खराब है रात में, है ना। वो रात में बहुत कम दिखाई देता है, ज्यादा ज्यादा अच्छे दिखता नहीं हमको रात में, इसीलिए रात में हम लोग, इसलिए ह्यूमन रात में सोते हैं हम, है ना। या फिर टॉर्च हमने यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो मतलब, है ना, तो मतलब क्यों, क्योंकि हम लोग हमेशा कहाँ रहते हैं, हम लोग दिन के समय रहने के लिए इवॉल्व हुए हैं हम लोग। तो हम लोग को उतना ज्यादा लो लाइट विजन की नीड नहीं है ना, हमको उतना नीड नहीं है, हम हंटिंग भी मॉर्निंग में करते हैं, है ना। काम भी मॉर्निंग में करते हैं, खेती बाड़ी भी मॉर्निंग में होती है, सब कुछ मॉर्निंग में होता है, रात में सोते हैं हम लोग। तो हमको एवोल्यूशनरी कभी नीड ही नहीं है कि रात में हम लोग विजन डेवलप कर पाए, है ना। बट अब जैसे कि बहुत सारी फिशेस होती है जो लो लाइट एनवायरमेंट जीती हैं, है ना। डीप से भी मिडल ऑफ द ओशन में अगर जी रहे हैं तो वहां पर तो सनलाइट नहीं होगी ज्यादा, है ना। बट थोड़ी मोड़ी लाइट आती होगी, है ना। तो हमारे आईज में क्या होता है, रॉड सेल्स होते हैं ना, दो तरह के सेल्स होते हैं, एक सेल होता है जो हमारे को लो लाइट विजन देता है, और दूसरा सेल होता है जो हमको कलर दिखाता है ना। तो रॉड सेल्स का काम होता है कि वो लो लाइट में विजन दे पाए, है ना, बेटर विजन दे पाए। तो जो रॉड रॉड सेल होते हैं वो, जो एनिमल्स जो लो लाइट पे जीते हैं उनके अंदर वो बहुत ज्यादा हाईली डेवलप्ड होते हैं, है ना, बहुत डेवलप्ड होते हैं उनके इसके अंदर वो, जिससे कि उनकी लो लाइट विजिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तभी वो हंट कर सकते, तभी भी आप बच सकते हैं अपने हंटर से, है ना, प्रे भी अगर है तो। अब बट अब और भी चीज है जैसे कि केव फिश, है ना। आपने केव फिश के बारे में कभी सुना होगा, केव फिश व्हाइट कलर का ऐसे फिश होती है जो आपको यूजली केव्स के अंदर मिलती है। अब केव्स के अंदर क्या होता है कि जीरो लाइट होती है ना। अनलेस वहां पर कोई ऊपर से कोई जगह टूट जाए या फिर, है ना, कहीं और सनलाइट आ रही होगी, तो उसके अंदर सनलाइट जीरो होती है केव्स। तो इसीलिए वो जो केव की जो फिशेस होती है उनकी आईज होती ही नहीं, दे डोंट हैव आई, दे आर ब्लाइंड, क्योंकि भाई उनको नीड ही नहीं है। जब 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 लाइट है ही नहीं, है ना, जब लाइट है ही नहीं, जब उनको चाहे कितना ही रॉड सेल डेवलप हो जाए, बिना लाइट के तो देख नहीं सकता, है ना। हम लोग देखते कैसे हैं कि भाई लाइट जाती है, जाके टकराती है किसी चीज से, है ना, वो वहां से रिफ्लेक्ट होके आती है, हमारे आईज के अंदर आती है, हमारे आईज के लेंस से जाती है, लेंस से एक उल्टा इमेज क्रिएट करता है हमारी जो पीछे कॉर्निया उसके ऊपर, और फिर वहां से जो हमारे ऑप्टिकल नर्व्स होती है वो उन मैसेज को ले जाती है ब्रेन में, है ना, ब्रेन में उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं, और फिर वो जो दिखता है ना, ऐसे ऐसे दिखता है हम लोग को, ये बात देखने का प्रोसेस है बायोलॉजी का। तो लाइट तो चाहिए ना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना ही कम लाइट भी हो, बट लाइट तो चाहिए होगी देखने के लिए। जब लाइट है ही नहीं तो कितना भी डेवलप हो जाए रॉड से कोई मतलब नहीं है, दिखेगा कुछ भी नहीं। तो इसीलिए उनके एवोल्यूशन में क्या हुआ, उनके लिए वेस्टिजियल चीज बन गई आइज, उनके इसलिए आइज गायब हो गई केव फिश के, केव फिश का आइज नहीं होती है। A number of similarities can be seen between tarsiers and human skulls, है ना। टार्सियर क्या है, इट्स अ न्यू वर्ल्ड मंकी, है ना, एक छोटा ऐसे छोटा सा मंकी होता है, इतना सा मंकी होता है ना, उसके, है ना। और जो उसकी स्कल फीचर, जो इंसान के स्कल फीचर है ना, वो सिमिलर सिमिलर दिखते हैं अगर हम लोग देखें तो उसको, है ना। वंस वर थॉट बाय सम बायोलॉजिस्ट दैट टार्सियर इज मोर क्लोजर टू ह्यूमन देन एप्स, है ना। और कुछ साइंटिस्ट तो ऐसा सोचते थे कि भाई ये टार्सियर, ये जो बंदर है वो ज्यादा क्लोजर है हम इंसानों से देन एप्स, है ना। हम लोग से क्या मानते हैं, अपना क्लोजेस्ट जो हम लोग रिलेटिव मानते हैं इस धरती पे, वो चिंपैंजीज, है ना, या गोरिल्ला को मानते हैं। बट कुछ जब ये टार्सियर को स्टडी किया गया तो पता लगा कि भाई ये टार्सियर का तो स्कल हमसे बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, तो लोग सोचते थे एक टाइम पे कि नहीं, ये टार्सियर से हम इंसान ज्यादा क्लोजर हैं एप्स की जगह पे, है ना। एक बार टार्सियर देख सकते हैं हम लोग, काफी याद रहेगा।
ये देखो, इस टाइप का बनना पड़ता है। सोचो, इसको देख के कभी लगेगा कि इंसान जैसा है? साइंटिस्ट लोग भी मान होता है। देखो, the Tarsier skull is dominated by massive fixed eye sockets, orbits, है ना, which are proportionally larger than the animal's brain. In contrast, human skull features a disproportionately large globular brain case to house a massive neocortex with much smaller orbits. ऑर्बिट्स क्या होता है? ये जो अपने आईज के आसपास जो हड्डी होती है ना, उसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग ऑसिपिटल बोन नहीं बोलते हैं इसको, है ना, ऑर्बिट है ना ये तो। हम्म। तो मतलब ये सब डिफरेंस है ना? पहले बट इसको देख के लोगों को लगता था कि नहीं भाई, यही इंसान भी ऐसा ही होता है। लो, this now known to be convergence caused by fact that Tarsier and humans have evolved with large eyes and small nose, है ना? और ये जो कन्वर्जेंस था वो किसके कारण हुआ है? कि भाई टार्सियर और ह्यूमन दोनों इवॉल्व किए हैं जिनकी आईज बड़ी बड़ी है और नाक छोटा है। क्योंकि क्योंकि हम लोग सेम टाइप के एनवायरनमेंट में इवॉल्व किए, इसीलिए टार्सियर और ह्यूमंस के बीच में इतनी सिमिलरिटीज थी कि कुछ बायोलॉजिस्ट कंफ्यूज हो गए और सोचने लगे कि टार्सियर है इंसान का क्लोजेस्ट रिलेटिव रादर देन चिंपैंजीज। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंस हमने भी समझा, है ना? पैरेललिज्म देख लेते हैं हम लोग, एवोल्यूशन एवोल्यूशन डब नहीं, हम लोग पैरेललिज्म नेक्स्ट वीडियो से शुरू करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।